प्रभु जो है ना हमारे लिए आस्था का विषय है, आपके लिए चुनाव का विषय है, इसलिए आप डिप्रेशन डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। बात करिए, आप जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। आप तो अच्छी बातें करते हैं, आप तो सीधी बात करते हैं, ये तो गड़बड़ बातें करते हैं। आप सीधी बात करिए ना, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी चॉकलेटी युवा नेता से अधेड़ दाढ़ी वाले मतलब सद्दाम हुसैन टाइप दाढ़ी वाले नेता में बदल गए। चश्मा निकालिए, नेहरू जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बाद सिंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा गांधी बनी और बड़े से बड़े वो हो गए और जेल में रहते हुए भी बड़े जलवाए जलाल के साथ अंग्रेज अफसरों के साथ मिलना जुलना सब कुछ चलता रहता था। ऐसी जेल भगवान सभी को नसीब करे। चोरों की बारात बैठी थी ये तय करने के लिए कि ईमानदार चौकीदार को हटाया कैसे जाए, है ना? और बौखला हम गए। अर्थव्यवस्था की भट्टा जिस तरह की शब्दवाली अगर इस्तेमाल करोड़ की अर्थव्यवस्था है, ये चोरों की बारात शब्दवाली क्या बीजेपी के जिस तरह की शब्दावली चौकीदार चोर है कहने का अधिकार दिया, चोरों की बारात कहने का अधिकार नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की 1, 2, 3। इस डिबेट में दोस्तों तीन डिबेट सम्मिलित थे, तीनों बहुत ज़बरदस्त थे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे कोई बात की जानकारी देना चाहता हूं। आज के बाद से दोस्तों मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो कभी अपलोड नहीं करूंगा। जिसको अच्छा लगे वो बने रहे चैनल के साथ, जिसको नहीं पसंद है वो चैनल छोड़ के जा सकता है। उसकी वजह ये दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी के चैनल की तरफ से मेरे वीडियो पे स्ट्राइक आ रही। वीडियो तो उनकी होती है दोस्तों, बस मेरा काम होता है थोड़ा एडिट करके और एक टॉपिक सिलेक्ट करके अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो अपने चैनल पे लेकर आता हूँ मैं। लेकिन दोस्तों अब उनकी चैनल की तरफ से स्ट्राइक आ रही है, तो स्ट्राइक आने के बाद दोस्तों होता ये है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो स्लो हो जाएगा। मतलब 90 दिन तक मैं कोई भी वीडियो डालूंगा वो चलेगी नहीं। अगर चलेगी नहीं तो मेरी अर्निंग नहीं होगी, तो मेरा मतलब क्या रहेगा दोस्तों? इतनी मेहनत करके 6-7 घंटे दोस्तों, फिर भी 6-7-8 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो, कम से कम इतने टाइम लग ही जाते हैं, कभी कभी 12 घंटे भी लग जाते हैं ऐसी वीडियो एडिट करने में। तो पूरी मेहनत मेरी पानी में मिल जाएगी। तो दोस्तों इससे अच्छा है मैं उनसे दूरी बना के रखूँ, उनकी वीडियो ना ही लेके आऊँ। तो दोस्तों मैंने एक आइडिया सोच निकाला है अब कि छोटी छोटी क्लिप्स, कम से कम 3-4 मिनट की क्लिप हर वीडियो से, हर डिबेट वीडियो से लो, जो इंटरेस्टिंग हो, जो देखने में आपको मज़ा भी आए। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि डिबेट बड़ी लंबी चलती है तो और लास्ट में ही जाके कुछ घमासान आता होता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है। कुछ ही डिबेट ऐसी होती है जो पूरी मज़ेदार हो, लेकिन ज़्यादातर डिबेट ऐसी होती है जो अंत में जाकर ही मज़ेदार होती है। तो दोस्तों मैंने यही सोचा है अब कि ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो, 3-4 डिबेट वीडियो का कॉम्बो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ, जो आपको भरपूर एंटरटेनमेंट करे। दोस्तों ये डिबेट भी कुछ ऐसी है, 3-4 डिबेट है दोस्तों, 3 डिबेट है इसमें दोस्तों। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और जो अजय आलोक शर्मा है कांग्रेस पार्टी, उनकी कुटाई है। और ये जो एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनको भी उनकी बुरी तरह से भदपीटी इस डिबेट में, वो भी देखोगे आप। तो दोस्तों कुल मिलाकर तीनों डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों मैं अपने काम को सुधारूं, अपने एडिटिंग को ऐसे सुधारूं, ऐसे नेक्स्ट स्टेप पे अपने एक एडिटिंग को लेके जाऊं जो देखकर आपको मजा आ जाए। इस तरह से एडिटिंग करना आगे प्रारंभ करूंगा। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो एक बार देख लीजिए आप। अगर आपको ये ऐसी डिबेट देखना पसंद आता है तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इससे अच्छा एडिटिंग कीजिए या कुछ कीजिए, लेकिन ऐसी डिबेट लाया कीजिए। तो दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी डिबेट आगे लेकर आता रहूंगा। इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए आपने अपनी भूमिका बना ली हो तो जो शिवम ने कहा है उसका जवाब दे दीजिए। और आपको चुनाव से प्रभु याद आए तो इसलिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में टोकिए नहीं। इसलिए आपको प्रभु चुनाव में याद आते हैं प्रभु, इसलिए मैंने कहा ना आपके लिए हमारे लिए आदर्श का विषय, प्रभु जो है ना हमारे लिए आस्था का विषय है, आपके लिए चुनाव का विषय, इसलिए आप डिप्रेशन डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। बात करिए, आप जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। आप तो अच्छी बातें करते हैं, आप तो सीधी बात करते हैं, ये तो गड़बड़ बातें करते हैं। आप सीधी बात करिए ना, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, जवाब दीजिए। रुकिए, आप तो रहने दीजिए। अरे मैं भी रहने दूं, ये भी रहने दें, तो आप अकेले बोलते रहिए। आप ही नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें? ठीक है, सुनिए मेरी बात। अच्छा आर्ग्यू नहीं कर पा रहे, एक मिनट अनुराग जी, हवा में कुछ भी आरोप लगा के चले जाए। बहुत नीचा आदमी या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। सबूत है तो एफआईआर दर्ज करा दीजिए, क्या कोर्ट चले जाइए। तो संविधान पर आपको भरोसा है ना? अरे मेरी सुनिए ना मेरी बात, तो उसी टॉपिक पे सुनाइएगा, उसी टॉपिक पे सुनाइएगा, पूरा 10 मिनट तक सुनूंगी। तभी तो न्यायपालिका से रिक्वेस्ट की है। स्वतः संज्ञान क्यों लेना है? सबूत है तो आप एफआईआर दर्ज कराइए ना। किसने रोका है आपको? अरे मैंने आप देखिए, मुझे लगता है आप एक माइंडसेट से बैठी बिना पढ़ के डिबेट कर रही हैं। ठीक है, बिना पढ़ के डिबेट कर रही हूं, आप पढ़वा दीजिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाइए, मुझे सबूत पेश कीजिए, आप बताइए। फिर बीच में बैठ बोल पड़ी आप।
हाँ पढ़ा रहा हूँ, सुनिए पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाइए, पढ़ने को तैयार हूँ, मैं कॉपी पेन लेके बैठी हूँ। अब ज्ञान नहीं है तो लेने में बुराई नहीं है। अरे भाई कॉपी पेन लेके बैठी हूँ, दीजिए ज्ञान। ठीक है, ज्ञान कौन ये सा सबूत है आपके पहला पास? ज्ञान, हाँ ठीक है, पहला ज्ञान लीजिए। अच्छा, पहला ज्ञान ये है, आप लीजिए, आपको पढ़ा रहा हूं। पहला ज्ञान आपको ये पढ़ा रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि न्यायालय स्वतः संज्ञान में ले, तो ये संविधान सम्मत बात है। लिखिए आप इसको, ये पढ़िए आप पहले। अच्छा, और बार बार आप उसी बात पे कर रहे हैं कि एफआईआर कराई का। अरे स्वतः हमने संज्ञान, न्यायालय को ही बोल दिया, न्यायालय स्वतः संज्ञान में ले। और आप क्या चाह रही हैं? और अगर न्यायालय ना ले तो फिर क्या करें? फिर मानने के दामन पाक साहब है। अच्छा सुनिए, बड़बड़ सुन तो लीजिए, एक मिनट, अगला सवाल तो सुन लीजिए। आपने पढ़ाया, मैंने पढ़ लिया। अनुराग भदौरिया जी, मैंने लिख लिया, अब सुन तो लीजिए जवाब। मैंने मान लिया, मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ाया, मैंने बिल्कुल मान लिया आपकी बात। दूसरा लिख लो। अरे सुनो, पहले का क्लैरिफिकेशन लो, बच्चे के स्टूडेंट के सवाल तो ले लो। अनुराग जी, मैंने कहा कि अगर न्यायालय स्वतः संज्ञान ना ले तो फिर क्या करें? न्यायालय स्वतः संज्ञान ना ले तो फिर क्या करें? अरे सुनिए, टीचर साहब बता दीजिए मुझे। अरे दूसरा लेगा, सुनिए ना। अरे सुनिए ना, अभी रिक्वेस्ट की है न्यायालय से। दूसरा ये है कि जब डिबेट करते हैं, अच्छा वो भी पढ़ाएंगे आप? पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, तो विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए। एक काम कीजिएगा, डिबेट अभी हमारे ना यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी, जरा सुन लीजिएगा आपने कितना बोला और बाकी सबने कितना बोला। ये ज्ञान आपसे लेने की जरूरत नहीं है मुझे। जो ज्ञान आप दे रहे थे उसका सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब आपके पास था नहीं। पूरी जनता भी देखेगी, आपके समर्थक भी देखेंगे, ठीक है? कम से कम मुझे मत पढ़ाइए। जी लगा तो मैं एक और क्रांति नेहरू जी लेके आए, पारिवारिक क्रांति। पारिवारिक क्रांति भी लेकर आए नेहरू जी। और नेहरू जी पारिवारिक क्रांति लेके आए। इंदिरा जी आई, उसके बाद राजीव जी आए, सोनिया जी आई, राहुल जी आए, सब आए, पारिवारिक क्रांति भी आई। लेकिन क्या आपको लगता है जो बात एज ए पत्रकार किया है 10 सेकंड आप हाँ बिल्कुल, पारिवारिक क्रांति पर आप क्या कहना चाहते हैं? चश्मा निकालिए, नेहरू जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री। बताइए ना। लाल बहादुर शास्त्री से इंदिरा जी चुनाव जब नहीं रहे, उसके बाद में चुनाव हुआ कांग्रेस में, और चुनाव सिंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा जी जीत के आई। अब आपने मेरे मुंह में हाथ डाला तो जवाब पूरा सुनना पड़ेगा। इजाजत दीजिए ना अजय जी, इजाजत दीजिए। अब आपने मेरे मुंह में हाथ डाला, आपने बोला अपना पत्रकारिता का धर्म पूरा निभाता हूं। इंदिरा एक मैं बिल्कुल बोला, इन्होंने बोला, सही कहा इन्होंने, डॉक्टर उपाध्याय ने बिल्कुल सही कहा कि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बाद सिंडिकेट इंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा गांधी बनी। और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद रातों रात राजीव गांधी बिल्कुल राजनीति में नहीं थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, हमने देखा। और राजीव गांधी जब दोबारा चुन के आए तो सहानुभूति की लहर में चुन के आए। उसके बाद अब मैं आता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, वो सोनिया गांधी जी की अनुकंपा पर बने, सोनिया गांधी बने, लेकिन वो उनकी अनुकंपा पर बने। और एक और बात, पंडित नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने? किसी कांग्रेस ने नहीं चुना था पंडित नेहरू को, कांग्रेस ने नहीं चुना था। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, लेकिन महात्मा गांधी की अनुकंपा पे बने पंडित नेहरू। ये हार्ड फैक्ट है। वापस लेता हूं। फिर सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल कुछ नहीं बोले। फिर गांधी जी ने एक चिट्ठी लिख के भेजी, सरदार पटेल ने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा, बापू मैं भी अपना कैंडिडेचर वापस लेता हूं। तो भारत के इतिहास में 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति। और जब 2 सितंबर 46 को प्रधानमंत्री बने तो तब से अंत क्या हुआ? तब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा था, और बलूचिस्तान भी हिस्सा था। और उस समय हमारा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ओमान तक कवर होता था। और उसके बाद जब नेहरू जी संभाले, उनके दौर में क्या हुआ? आधा पंजाब गया, आधा कश्मीर गया, आधा बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखिए, मुझे लगता है रोमाना जी कि जिस तरह से बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की आज बौखलाहट देखने को मिल रही है, तमाम नेता जिस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, मोदी जी तो हर भाषण में कांग्रेस 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 करते ही रहते हैं, ये लोग भी जिस तरह से बोल रहे हैं तो सीधा तीर जो है निशाने पे लगा है। दुर्भाग्य ये है कि जो एजेंडा आज इंडिया अलायंस ने लिया है उसके ऊपर कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। इंडिया अलायंस ने जो अपना एजेंडा लिया है, एजेंडे के साथ साथ हमने स्ट्रेटेजी भी तय की है और उसका क्या आउटकम है वो भी मीडिया के साथियों को बताया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। हमने साफ साफ SIR के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली के ऊपर तमाम बड़े बड़े सवाल उठाए। आज जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखने की बात कही है, उसके ऊपर बीजेपी एक शब्द नहीं बोलती है। नीट और CBSE का और पूरे एजुकेशन सिस्टम का जो बैंड बजा रखा है इन्होंने, उसके ऊपर कोई आके प्रेस वार्ता नहीं करता है। ठीक है। वो बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, अभी जो नाम ले रहे थे अभी, ये हो गया वो हो गया, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन की हालत खराब है देश की,
उसके ऊपर एक कोई शब्द नहीं बोलेगा। ठीक है सर। 2 महीने में हमारी मीटिंग भी होगी, मॉनसून सत्र में कैसे इनको घेरना है उसके ऊपर भी बात हुई है। ठीक है सर। ईडी और सीबीआई का किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक। उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। कि एजेंडा, स्ट्रैटेजी, आउटकम सब कुछ जो है वो तय कर लिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता बौखलाहट की ये घोषणा कैसे करते हैं। वैसे आज की बैठक क्या थी? चोरों की बारात बैठी थी ये तय करने के लिए कि ईमानदार चौकीदार को हटाया कैसे जाए, है ना। और बौखला हम गए, अर्थव्यवस्था की भट्टा बैठी। जी इस तरह की शब्दावली अगर 345 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, ये चोरों की बारात 345 शब्दवाली क्या बीजेपी के जिस तरह जिस तरह की शब्दावली चौकीदार चोर है कहने का अधिकार दिया, चोरों की बारात कहने का अधिकार नहीं दिया। बात है बिल्कुल नहीं क्यों रुकवाई है, किस बात का रुकवाई है? मैं फिर कहूंगा चौकीदार चोर है कहने का अधिकार दिया, जिसके लिए कोर्ट में माफी मांगने लगी। नहीं आप सरकार में बैठ के पकड़े चल रहे हैं। आपको चौकीदार चोर है कहने का अधिकार दिया गया, जिसके कारण कोर्ट में आपको माफी मांगनी पड़ी। सरकार आएगी तो चौकीदार के खिलाफ, और चोरों की बारात कहने का अधिकार मुझे नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसके कारण माफी नहीं मांगनी पड़ी। जरा बौखलाहट किसे कहते हैं? उसके खिलाफ माफी नहीं मांगनी पड़ी। शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। आलोक शर्मा देखा हाँ मत कीजिए, पूरे देश का बैंड बजा के यहाँ बैठकर हाँ मत कीजिए। अपने आप को चोरों की बारात क्यों मान रहे हैं? अपने आप को चोरों की बारात क्यों मान रहे हो? फिर मत मानिए अपने आप को चोरों की बारात। देखिए रुकमाना जी, बौखलाहट किसे कहते हैं आपने स्क्रीन पे देखा। मैंने क्या कहा था कि चोरों की बारात बैठी थी या तय कर रही थी कि ईमानदार चौकीदार को कैसे हटाना है। देखिए कैसे उछलने लगे। मैंने किसी को चोरों की बारात नहीं बोला, मैंने किसी को चोर नहीं कहा, मैंने किसी को ईमानदार चौकीदार नहीं कहा, मैंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उछलने कैसे लगे? दर्शक और सारे लोग आपकी तरह मूर्ख नहीं है। आप किसको कह रहे हैं? इसलिए बौखलाहट मुझे मत सिखाइए। अब आप फिर बीच में बोल मत समझिए। सुनिए आप आगे से। आप रोमाना जी को मूर्ख मत समझिए, समझ नहीं किसको कह रहे हैं। आर्थिक शक्ति हमारी क्या है? आपको ज्ञान लेना जरूरी है, आपको आलोकित करना जरूरी है। आपके आलोकन आपका कम हो गया है, इसलिए आपको आलोकित करना जरूरी है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक न्यूज़ की वीडियो नहीं आएगी आज के बाद से, क्योंकि मैं बहुत फेड अप हो चुका हूँ। प्राइम डिबेट में कल ही एक उनकी तरफ से रिपोर्ट आई, कॉपीराइट स्ट्राइक आई है 90 दिन की चैनल ये मेरा शायद खत्म ही हो जाए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो चलती है या नहीं चलती वो देखने के लिए। तो फर्स्ट डिबेट है मेरा, उस पर भी कॉपीराइट आई थी दोस्तों, इसलिए मैंने वहाँ पर जो भी वीडियो डालता था वो चलती नहीं थी, इसलिए वहाँ डालना छोड़ दिया है। तो दोस्तों बस यही प्रॉब्लम होती है, कोई एक वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है तो दोस्तों प्रॉब्लम खड़ी होती है, अर्निंग होती नहीं है और चैनल भी खत्म होने लगता है। तो दोस्तों उनकी डिबेट अब नहीं आएगी। हाँ कोई ना कोई छोटा हिस्सा जो इंटरेस्टिंग होगी वो मैं अपने चैनल पे उनकी डिबेट, उनकी जो भी छोटा क्लिप होगा वो जरूर लेकर आऊंगा, ताकि उसमें कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं आ सकता है, क्योंकि अन्य डिबेट के साथ वो भी कंबाइन होकर आएगी। तो दोस्तों ऐसी सभी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।